नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन एटीएस अब तक उसे अपनी हिरासत में रखे हुए है। खबर यह आ रही है कि एटीएस के पास वो तमाम सबूत, वो तमाम जानकारियां अब वो हासिल कर चुके हैं, जिसके आधार पे सीमा हैदर, उसके पति सचिन और उसके पिता तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा। कारण, कहानी तो इसने ऐसी बुनी कि इसमें एटीएस के अधिकारी भी छलावे में आ गए। 2 दिन की पूछताछ, और 2 दिन की पूछताछ में सीमा हैदर ने अपने पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की जो कहानी बताई, वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ था। कैसे उसने घर को बेचा, कैसे वहां एक एजेंट के जरिए वो दुबई होते हुए नेपाल पहुंची, नेपाल पहुंचकर किस तरीके से वो सचिन से मिलती है, शादी करती है और बिहार के सीतामढ़ी, यहां कुनौली बॉर्डर है, उसके जरिए वो ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है। एक के बाद एक सवाल पूछे गए। एटीएस तैयारी कर चुकी थी। नेपाल में किस होटल में वो रुकी, कैसे रुकी, कितने दिन रुकी, कहां इसने शादी की, ये तमाम जानकारियां, तमाम चीजें वो बताती चली गई। और मजे की बात यह है कि जो एटीएस ने अपने आधार पे जो जानकारियां हासिल की थी, वो भी मैच कर रही थी। मतलब आपने वो फिल्म देखी होगी दृश्यम। ये दृश्यम का खेल बहुत ही अजूबा था। वही काम, वही चीज, मतलब जिस तरीके से सीमा हैदर ने नोएडा की पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब रही थी, एटीएस भी उसकी तमाम कहानियों में फंस गई थी। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हुई जिससे एटीएस के कान खड़े हो गए। पहली चीज ये कि बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के आईएसआई में। वहां आईएसआई ने बाकायदा सरकार को ये एक रिपोर्ट दी है। वहां पूछा गया कि भाई कहीं ये अपना कोई एजेंट तो नहीं है जो वहां पकड़ी गई है। तो आईएसआई ने यह जवाब दिया है, बाकायदा मीडिया रिपोर्ट में वहां पाकिस्तान में खबर भी छप गई कि आईएसआई ने कहा कि नहीं, ये प्रेम का मसला है, हमारी एजेंट नहीं है। और अगर होती भी तो क्या आईएसआई कहती कि हमारी एजेंट है। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटती है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी, हिंदुस्तान में जो हाई कमीशन है, वहां से एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया जाए। मतलब पाकिस्तानी उससे मिलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के एजेंट्स, वो इनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? जब ये मसला प्रेम का है, वो हिंदुस्तान आ गई, हिंदू से शादी कर ली, और उसके बाद आप उससे क्यों मिलना चाह रहे हो? और यहीं से मसला यू टर्न ले लेता है। लेकिन एक और घटना घट जाती है। नोएडा से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में, वहां एक शख्स की गिरफ्तारी होती है जो यही व्हाट्सएप और इंटरनेट के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके जरिए हिंदुस्तान की सेना के बारे में वो जानकारियां पहुंचा रहा था। कहां? पाकिस्तान। अब ये बैकग्राउंड है कि 2-3 चीजें जब हो गई, उसके बाद एटीएस के अधिकारियों के कान खड़े हुए कि कहीं ये कोई बड़ा लार्जर गेम, लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। तो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। नए सेट ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या थे? पहला सवाल, क्या तुमने भारतीय सेना के अधिकारियों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी? क्योंकि ये मसला अब नेशनल सिक्योरिटी का है। यह पूछा गया कि भाई अकेला सचिन नहीं था हिंदुस्तान में जिससे तुम बातचीत कर रही थी, और ये तो तुमने इंस्टाग्राम पे अपने 5-6 अलग अलग आईडी से आईडी बनाती है, डिलीट करती है, आईडी को चलने देती है। एक व्यक्ति कई सारे आईडीज क्यों बनाएगा? और सबसे
सबसे बड़ी चीज, एटीएस के लोगों को अब यह लग रहा है कि जिस हिसाब से उसने पूरी कहानी गढ़ी है, जिसमें जरा सा भी कोई खोट नहीं है, यही सबसे बड़ा शक का कारण है कि कोई व्यक्ति एटीएस सवाल जवाब करे तो सच्चा व्यक्ति भी कुछ गड़बड़ कर दे, लेकिन जिस काम कंपोजर के साथ वो सारे सवालों का जवाब दे रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि पूरी तरीके से कहानी, आप ये समझिए, पाकिस्तान से वो चलती है, सारे दस्तावेज साथ में लेके आती है, यहां तक कि उसने जो पाकिस्तान में फोन खरीदे थे उसका बिल भी इसके पास है। कोई घर छोड़ के भागेगा तो क्या वो सारी चीजों को लेकर के आएगा? इसका मतलब है कि उसकी तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता थी, और इसीलिए ये सचिन तो एक प्यादा है। एटीएस कह रही है कि एनसीआर के रीजन में तुम 4-5 लोगों से मिली, 4-5 लोगों के साथ कांटेक्ट में थी, जिसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होता था। तुमने पाकिस्तान के उस फोन को क्यों तोड़ दिया? पाकिस्तान में जो फोन इसने 70,000 रुपए में खरीदे, उसको इसने तोड़ दिया। सचिन के पास भी जिस फोन पे वो बातचीत किया करता था, उस फोन को भी तोड़ दिया गया है। और यही 2 टूटे हुए फोन हैं जो सीमा हैदर के लिए काल बनने वाले हैं, क्योंकि अब इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अहमदाबाद पहुंच गया है ये फोन, और उससे ये सारे डाटा जब बाहर आएंगे तब इसका फैसला होगा कि ये कोई प्रेम दीवानी है या फिर कोई शातिर आईएसआई एजेंट है। कई सवाल और भी पूछे गए इससे पूछा कि भाई पैसे कहां से लाई? इसने कहा घर हमने बेच दिया। अच्छा, अब तक तो कहानी यही चल रही थी। तो एटीएस के अधिकारियों ने पूछा कि भाई घर बेच दिया, पति को मालूम नहीं चला? तुम्हारे खानदान में किसी को मालूम नहीं चला तुमने घर भी बेच दिया, और किसी को कानो कान खबर नहीं है, तुमको बेचने दिया गया? फिर दूसरा सवाल, 8 मई को उसका पासपोर्ट आता है और 10 मई को गायब। दूसरा पासपोर्ट था ये, 8 मई को पासपोर्ट और 10 तारीख को वहां से रवाना। किसने मदद की? किसने मदद की? और देखिए इसकी जो कहानी है, कहानी में उसने बताया कि भाई कराची में उसने किसी ट्रैवल एजेंट को उसने कांटेक्ट किया था, और बाकी सूत्रों से पुलिस ने जानकारी हासिल की तो वो बात सही निकली कि हां किसी से, लेकिन एक जगह ये पकड़ी गई। नेपाल से जब ये दिल्ली आ रही थी तो बस के अंदर बच्चों के साथ इसका मेकअप एक गांव की लड़की, पुलिस वाले ने भी इसे बीच में रोका, कौन हो, कहां हो, सब लोगों को ये झांसा देकर के आई। और अब जो जानकारी एटीएस को मिल रही है कि नेपाल में इसका कोई मददगार था, वो कौन है? नेपाल काठमांडू के अंदर, पोखरा के अंदर, हर जगह आईएसआई के एजेंट बैठे हुए हैं। और जो एटीएस के अधिकारी बता रहे हैं कि इसका जो मेकअप हुआ था बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, कोई आदमी ये जज नहीं कर सकता कि ये मेकअप है, जिससे वो बिल्कुल एक गरीब गांव की लड़की नजर आ रही है जो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हो। एक और बड़ा सवाल आया कि पिछली बार ये 2 बार नेपाल आई, जब पिछली बार तुम नेपाल आई तो अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, बच्चे कहां रहे थे? भाई कोई शख्स 7-8 दिनों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पति घर में नहीं है, तुम कह रही हो 4 बच्चे तुम्हारे हैं, और इसके ऊपर भी झूठ बोला है। 4 बच्चे इसके अपने नहीं हैं। अब तक तो यही कहती आ रही थी, तो एटीएस पूछ रही कि भाई झूठ तुमने क्यों बोला? हमने पता कर लिया पाकिस्तान से, तुम्हारा पति भी कह रहा है, सब कुछ जानकारी हासिल हो गई है। अभी तक तो तुम कह रही थी कि 4 बच्चे मेरे हैं, उम्र तुम अपना बता रही हो कि 21 साल,
4 बच्चे 21 साल में तुमने पैदा कर दिए और अब कह रही हो कि तुम्हारी उम्र 27 साल। हर कहानी में लोचा है। अब यह जानकारी मिल रही है कि इसका जो पति है उसकी 2 शादी हुई थी, 2 बच्चे इसके पहले शादी के उसके पति के हैं और 2 बच्चे इसके अपने हैं। तो क्यों झूठ बोला? हर जगह अब झूठ पकड़ी जा रही है। चैट तुमने क्यों डिलीट किए? और चैट को लेकर के उसमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो चैट अब तक रिट्रीव हो पाया है, जो मिला है, उसमें 2 वर्ड का इस्तेमाल, फूफी और दूसरा वर्ड है फल। यह फूफी और फल का खेल यह है कि एटीएस के अधिकारी बकायदा, यह जग जाहिर है, बहुत सारे पहले भी पकड़े गए हैं। फूफी का मतलब वो होता है, आईएसआई जो कोड वर्ड इस्तेमाल करती है, जो हिंदुस्तान से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजता है, वो फूफी है। फल का मतलब पैसे, और यह हिसाब किताब लिया जा रहा है, भाई पैसे तुमको पैसे की मदद कौन कर रहा था? कराची से दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना, एयर टिकट में पैसे लगते हैं। घर बिका नहीं बिका, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुआ, ये सारी चीजें 2 + 2 = 4 नहीं हो रहे हैं। और इसलिए कल जब पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद उसे घर नहीं भेजा गया। पुलिस ने थाना के पास ही जो पुलिस क्वार्टर्स होते हैं उसके अंदर इन सबको 4 बच्चे, सीमा हैदर, उसके पति और उसके पिता, इन सब को अपने पास रखे हुए हैं। आज भी पूछताछ जारी है। तो आप देखिए किस तरह का नेटवर्क क्रिएट हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्यार का मामला है। दिक्कत ये है, सिर्फ प्यार का मसला था तो सीमा हैदर और भी एनसीआर के दूसरे लोगों के साथ क्यों वो बातचीत कर रही थी? उनके साथ भी उसी तरह की बातचीत जो वो सचिन से कर रही थी। और ये जो जानकारी मिली है कि कितने आर्मी ऑफिसर्स को तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो क्यों भेजा? ये एक बड़ा सवाल है और इन सवालों में वो राज छुपा हुआ है कि जिसमें सीमा हैदर पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब तक तो बहुत बहादुरी के साथ चकमा देने में यह कामयाब रही, लेकिन अब पुलिस, एटीएस, हिंदुस्तान की एजेंसियों को लग रहा है कि अगर इसका कोई रिश्ता, वहां की सेना, वहां के एजेंसी, वहां, और ये भी सवाल जवाब किया जा रहा है उससे कि ये जो आईएसआई का एक विंग है जो कराची से ऑपरेट करता है, जो इस तरह के हनी ट्रैप्स में फंसाने का काम किया करते हैं, जो लोग, बाकायदा स्टूडियो बना हुआ है घर की तरह, कैसा लगेगा कि कोई हिंदू परिवार, हिंदू घर की लड़की है, जिसके जरिए सेना के अधिकारियों को, डीआरडीओ के अधिकारियों को, इसरो के साइंटिस्ट को ट्रैप करने की जो बात आईबी पहले बता चुकी है, उससे इसका क्या रिश्ता है? कई सारे राज अभी भी दबे हुए हैं। क्लीन चिट मिलना मुश्किल है। सरकार अब एक बड़ा कठोर फैसला लेने जा रही है। यह कोई पहली सीमा हैदर नहीं है हिंदुस्तान में जिसने प्यार के नाम पे, शादी रचाने के नाम पे, घर बसाने के नाम पे इल्लीगल तरीके से वो भारत आई हो। पहले भी कई सारी महिलाएं यहां आ चुकी हैं और पकड़े जाने पे उसे वापस पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा भी गया है। 2 दिन में यह तय होगा। एटीएस के पास ज्यादा वक्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ यह कहा है कि यह तमाशा 2-3 दिन के अंदर क्लोज करना जरूरी है। शक की सुई अगर है तो यह वापस जाएगी, और अगर एटीएस क्लीन चिट देती है तो फिर वो हिंदुस्तान में रह सकती है। अब तक यही कहानी चल रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।